हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की एसएससी के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ एग्रीकल्चर, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है। ठीक है, इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था इस चैप्टर का, उसमें हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर क्या होता है, टेरिशरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, इसके बारे में हमने पढ़ा था। 3 सेक्टर जो हैं जिससे आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो बनाई जाती हैं या आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो डेवलप होती हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। देन हमने पढ़ा था फॉर्म सिस्टम क्या है। फिर उसके बाद हमने देखा था फार्मिंग की टाइप्स क्या हैं। ठीक है, जिसमें हमने सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग के बारे में पढ़ा था और इनको भी आगे फर्दर सब डिवाइड किया गया था और उसके बारे में पढ़ा था। आज हम जो है वो देखेंगे मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी जो है वो वर्ल्ड के अंदर, इंडिया के अंदर जो है वो ग्रो की जाती है। तो देखिए, यहाँ है पहला मेजर क्रॉप्स के बारे में बताया है कि लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। बहुत वैरायटी के, बहुत किस्मों की क्रॉप जो है, फसलें जो है वो उगाई जाती हैं ताकि उन फसलों से जो हमारी पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को, उनकी ज़रूरतों को क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। क्रॉप्स ऑल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल्स फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। क्रॉप्स जो हैं वे सप्लाई करती हैं रॉ मटेरियल्स, कच्चा सामान जो है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जहाँ पे प्लांट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाता है एज देयर रॉ मटेरियल, और इन्हीं रॉ मटेरियल से आपकी बाकी की चीज़ें बनती है। जैसे देखिए, टमाटो जो है, आप टमाटो केचप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो टमाटो केचप जो है ना, कहाँ से बनता है? आपके टमाटो से। तो टमाटो जो है वो कहाँ पे जो है वो ग्रो किया जाता है? फार्म के अंदर। दैट मीन्स फार्म के अंदर जितने भी इनपुट्स आप देते हो और फाइनल आपको एक प्रोडक्ट जो मिलता बनकर मिलता है, वो आपका सारा प्रिपेयर किया जाता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ठीक है, देन उसके बाद कौन कौन से मेजर फूड क्रॉप्स जो है वो ग्रो किए जाते हैं, जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, माइलेट्स हो गया, जूट एंड कॉटन जो है ये फाइबर क्रॉप्स है। फाइबर क्रॉप्स यानी कि जो जिससे आपका कपड़ा वगैरह, रस्से वगैरह, बोरे वगैरह जो बनाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट बीवरेज क्रॉप्स जो है वो है आपकी टी एंड कॉफ़ी। बीवरेज क्रॉप्स का मतलब हो गया पीने वाली, ठीक है, जिनका आपको क्या करते हो, कंज्यूम करते हो। देन यहाँ पे देखिए, ये आपको एक फिगर दिया है। जब हमने कल पढ़ा था, यानी कि कल इन द सेंस कि जो हमने लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी इस चैप्टर की, मैंने आपको प्लांटेशन के बारे में बताया था कि प्लांटेशन जो है वो एक कमर्शियल फार्मिंग की टाइप है। ठीक है, जिसमें एक सिंगल फील्ड के ऊपर एक सिंगल क्रॉप जो है वो ग्रो की जाती है। देन यहाँ पे आपको ये आगे फिगर दी है राइस कल्टीवेशन की, व्हीट हार्वेस्टिंग की दी हुई है, फिर बाजरा कल्टीवेशन की दी है। बाजरा जो है ये एक क्या है, माइलेट टाइप ऑफ क्रॉप है। अब यहाँ पे इन्होंने राइस के बारे में बताया, तो राइस जो है वो एक मेजर फूड क्रॉप है वर्ल्ड की। ये स्टेपल डाइट है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स का। ठीक है, स्टेपल मतलब हो गया जो आप डेली अपने डेली लाइफ में जो है वो क्या इसको कंज्यूम करते हो। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स कौन से होते हैं? ट्रॉपिकल एरियाज या बोल सकते हो ट्रॉपिकल रीजन्स वो रीजन्स होते हैं जो इक्वेटर के पास होते हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन नदर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन सदर्न हेमिस्फीयर, इनके बीच में जो रीजन्स आते हैं और इक्वेटर के पास के जो रीजन्स आते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं? ट्रॉपिकल रीजन्स। सब ट्रॉपिकल रीजन्स कौन से होते हैं? तो वो रीजन्स जो कि 5 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड 5 to 10 डिग्री साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इनके बीच में 5 to 10 डिग्री के बीच में जो रीजन्स आते हैं वो आपके सब ट्रॉपिकल रीजन्स आ जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, आपका नदर्न इंडिया आ गया, साउथ अमेरिका आ गया, नदर्न ऑस्ट्रेलिया के कुछ पार्ट्स आ गए। ठीक है, ये आपके सब ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर फॉल करते हैं। देन यहाँ बोला है राइस जो है इसको ग्रो करने के लिए टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए होती है। लगभग 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ चाहिए होता है। हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल होनी चाहिए, रेनफॉल बहुत ज़्यादा बारिश भी चाहिए इसके लिए, और ह्यूमिडिटी यानी कि हवा में जो नमी वगैरह होती है वो भी, पानी जो होती है, पानी की नमी जो होती है वो भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। देन राइस जो है वो कहाँ ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है? कौन सी सॉइल के ऊपर? एलुवियल क्लेई सॉइल के ऊपर। ठीक है, जो कि पानी को क्या करती है, अपने अंदर रिटेन कर लेती है। अब राइस जो है वो कहाँ कहाँ कल्टीवेट किया जाता है? तो सबसे अगर आप बात करेंगे, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो राइस का वो है चाइना, और चाइना के बाद आपको आ जाता है इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। अब क्या है, इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस एज इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ ईयर। अगर देखिए फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के अंदर रहेगा, तो यहाँ पे साल के अंदर 2 या 3 क्रॉप्स जो है वो ग्रो की जाती हैं। अब आ जाता है आपका व्हीट। तो व्हीट जो है ये रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। ठीक है, मॉडरेट टेम्परेचर, ना ही ज़्यादा गर्मी और ना ही ज़्यादा सर्दी। ठीक है, ये मॉडरेट टेम्परेचर, यहाँ पे तापमान जो है वो चाहिए होता है व्हीट को ग्रो करने के लिए, और रेनफॉल जो है वो सीजन के टाइम पे, यानी कि जब इसको ग्रो किया जाएगा, व्हीट को ग्रो किया जाएगा, तब रेनफॉल इसके लिए ज़रूरी है, और हार्वेस्टिंग के टाइम पे इसके लिए सूरज की रोशनी जो है वो ज़रूरी है। हार्वेस्टिंग जब इसकी कटाई की जाती है। ठीक है,
फसल को काटा जाता है। अब वीट जो है वो कहाँ ग्रो किया जाता है? लोमी सॉइल में। लोमी सॉइल कौन सी होती है? तो लोमी सॉइल जो है ये बनी होती है किसकी? सैंड, सिल्ट और क्ले सॉइल की। ये एक मिक्सचर होता है, बैलेंस होता है किसका? इन तीन सॉइल्स मिलकर आपकी लोमी सॉइल बनाती है। अब वीट जो है वो सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्रीज़ में ग्रो किया जाता है? तो आपका यूएसए आ गया, दैट मीन्स अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। और इंडिया के अंदर जो है वो इसको कहाँ कब ग्रो किया जाता है? विंटर में। देन आता है माइलेट्स। माइलेट्स जो होते हैं ना, ये कोर्स ग्रेन्स होते हैं, यानी कि बहुत ही मोटे मोटे दाने से जो होते हैं आपके, जैसे आपने बाजरा सुना होगा, ज्वार सुना होगा, रागी सुना होगा, तो ये सारे जो टाइप्स की क्रॉप्स हैं ये किस में आती है? माइलेट्स में आ जाती हैं। और ये कोर्स ग्रेन्स इनको बोला जाता है। हार्ड टाइप की ये क्रॉप होती है, हार्डी क्रॉप होती है, और इसको इसको लेस फर्टाइल सॉइल में भी क्या किया जा सकता है? ग्रो किया जा सकता है, और सैंडी सॉइल में भी ये ग्रो हो जाते हैं। इट्स अ हार्डी क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल। ये एक हार्डी सख्त क्रॉप होती है, और इसके लिए जो है वो रेनफॉल जो है वो बहुत ही कम चाहिए होती है, और टेम्परेचर जो है इसके लिए भी मॉडरेट चाहिए होती है, और रेनफॉल जो है वो इतनी ज़्यादा इसके लिए नेसेसरी नहीं होती है। ज्वार, बाजरा एंड रागी जो है ये इंडिया के अंदर ग्रो किए जाते हैं, और अदर कंट्रीज जो है जहाँ पे ये तीनों क्रॉप जो है वो ग्रो की जाती है वो है आपकी नाइजीरिया, चाइना एंड नाइगर। ओके। देन आता है मेज़। तो मेज़ जो है आपको सबसे पहले यहाँ पता होना चाहिए, यहाँ पे आपको इन्होंने बोला है, डू यू नो मेज़ इज़ आल्सो नोन एज कॉर्न। मेज़ को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आप वर्ल्ड के अंदर इसकी प्रोडक्शन की बात करेंगे तो डिफरेंट कलर वैराइटीज़ ऑफ मेज़ जो है वो वर्ल्ड के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अब मेज़ क्या है? मेज़ को भी मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, ना ही ज़्यादा सर्द वाला ना ही ज़्यादा गर्म वाला। रेनफॉल और लॉट्स ऑफ सनशाइन, ठीक है, रेनफॉल भी चाहिए और सूरज की रोशनी भी चाहिए हार्वेस्टिंग के टाइम पे। यहाँ पे फर्टाइल सॉइल जो है वो बहुत ज़रूरी होती है किसकी कल्टीवेशन के लिए? आपके वीट की कल्टीवेशन के लिए। नॉट सॉरी वीट, मेज़ की कल्टीवेशन के लिए। मेज़ जो है वो नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मेक्सिको में क्या किया जाता है? ग्रो किया जाता है। फिर आता है कॉटन। कॉटन जो है इसको ग्रो करने के लिए हाई टेम्परेचर जो है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जो है वो लगभग 25 टू 30 या 40 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो चाहिए होता है। रेनफॉल कम चाहिए होती है, एंड 210 फ्रॉस्ट डे, यानी कि 210 दिन जो है इसके ऊपर ओस नहीं पड़नी चाहिए। जब इसकी कल्टीवेशन, इसको ग्रो किया जाएगा ना कॉटन को, तो 210 दिन तक इसके ऊपर ओस वगैरह जो है वो नहीं पड़नी चाहिए, और ब्राइट सनशाइन चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए। और कॉटन जो है वो कौन सी सॉइल के ऊपर ग्रो किया जाता है? ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल के ऊपर। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट, ये जो है ये लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉटन के, और ये एक मेन रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ा बनाना, कपड़ा, ठीक है। तो ये एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है कहाँ पे? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पे आपके कॉटन के कपड़े जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं। देन आता है ज्यूट। तो ज्यूट एक तरह का आपका, ये भी फाइबर क्रॉप होती है, इससे आपके रस्से वगैरह हो गए, रोप्स हो गए, ठीक है, बोरे वगैरह हो गए, ये बनाए जाते हैं, बैग्स वगैरह हो गए, ये बनाए जाते हैं। ये बहुत ही कॉस्टली होता है। तो क्या है, तभी इसके अल्टरनेट में आपका जो नाइलन है वो आप क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, ठीक है। नाइलन के पॉलीथीन्स वगैरह हो गए आपके, ये नायलन का कपड़ा हो गया। अब क्या बोला है? जूट जो है वो क्या है? उसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो धागा होता है वो गोल्डन कलर का होता है। ये एलुवियल सॉइल पे जो है वो ग्रो किया जाता है, और टेम्परेचर जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई चाहिए होता है, हैवी रेनफॉल चाहिए होती है, और क्लाइमेट भी यहाँ पे क्या है? नमी भरा चाहिए होता है। ये जो क्रॉप है ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में क्या की जाती है? ग्रोन की जाती है। इंडिया और बांग्लादेश जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं किसकी? जूट की। ट्रॉपिकल एरियाज़ मैंने आपको बताया जो कि इक्वेटर के पास होते हैं, और आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के जो रीजन्स होते हैं वो आपके आते हैं ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर। फिर आता है कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है ये एक बीवरेज क्रॉप है, और टी भी एक बीवरेज क्रॉप है। बीवरेज क्रॉप का मतलब हो गया जो पीने वाली होती है, ठीक है। कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। लोमी सॉइल मैंने अभी आपको बताई थी, जो कि 3 सॉइल्स के मिक्सचर से बनी हुई है। तो कॉफ़ी जो है इसको वार्म मतलब थोड़ा गर्म टेम्परेचर और वेट क्लाइमेट चाहिए होता है, और ये जो है लोमी सॉइल के ऊपर क्या किया जाता है? ग्रो किया जाता है। हिल स्लोप्स जो हैं इसमें, इसको जो है ना आपकी कॉफ़ी जो है इसको प्लेन एरियाज़ में नहीं ग्रो किया जाता है, इसको हिली स्लोप्स में ग्रो किया जाता है, ठीक है। ब्राज़ील जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है, फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया, यानी कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो है वो आपकी ब्राज़ील में ग्रो की जाती है, और उसके बाद कोलंबिया में एंड इंडिया में। देखिए यहाँ पे आपके कॉफ़ी से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ बताया हुआ है कि हु डिस्कवर द कॉफ़ी प्लांट। कॉफ़ी प्लांट को किसने जो है वो डिस्कवर किया था?
देयर आर डिफरेंट वर्जन्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ कॉफ़ी। बहुत सारी बातें जो है, मिथ्स बोल सकते हो, अफवाहें जो है वो ऐसी फैलाई गई हैं किसके, कॉफ़ी की डिस्कवरी के लिए, कॉफ़ी की डिस्कवरी को लेके। तो अबाउट 1850 AD, ठीक है, 850 AD में क्या हुआ था, काल्दी नाम के एक अरब गोट हर्डर थे, चरवाहे थे, बकरियां वगैरह चराते थे, जिनका नाम था काल्दी, हु वॉज पजल्ड बाय द क्यूर एंटिक्स ऑफ हिज फ्लॉक। वो क्या करता था, वो बहुत ज़्यादा पजल था, परेशान था इस चीज़ को लेके कि जो उसकी गोट्स वगैरह है ना, जो गोट का झुंड है, उनका फ्लॉक जो है वो क्या करता है, एक मतलब आपस में लड़ते हैं, कौन सी, टेस्टेड द बेरीज ऑफ द एवरग्रीन बुश ऑन विच द गोट्स वर फीडिंग। वो एवरग्रीन बुश, जो बेरीज जो कि एवरग्रीन बुश के ऊपर लगी होती हैं, वो क्या करती हैं, उनको खाती हैं, और मतलब उनको खाने के लिए आपस में क्या करती हैं, लड़ती हैं। तो वो इस चीज़ को लेके परेशान था कि भाई ये इसको मतलब इस चीज़ के लिए आपस में क्यों लड़ रही है। तो एक दिन वो खुद ही उसको क्या करता है, टेस्ट करता है, और क्या करता है फिर वो यहाँ से आपकी कॉफ़ी की जो है वो डिस्कवरी जो है वो बताइए। अब पता नहीं कितना सच है कितना झूठा है, लेकिन यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो बताया हुआ है। देन उसके बाद क्या है, टी भी एक बीवरेज क्रॉप है जो कि प्लांटेशन के ऊपर ग्रो की जाती है। मैंने आपको बताया था प्लांटेशन जो है वो कमर्शियल फार्मिंग की एक टाइप है, जिसमें क्या होता है, एक बड़े से लार्ज फील्ड के ऊपर सिर्फ एक सिंगल क्रॉप जो है वो ग्रो की जाती है। जैसे आपकी क्या आ गई, टी आ गई, आपका बनाना आ गया, ठीक है। फिर यहाँ यही बोला हुआ है कि ये प्लांटेशन जो है, ये बीवरेज क्रॉप जो है, ये प्लांटेशन कमर्शियल फार्मिंग में आ जाता है। इसके लिए कूल क्लाइमेट चाहिए और रेनफॉल जो है वो पूरा साल चाहिए होती है। इसके टेंडर लीव्स, इसके कोमल कोमल पत्तों को क्या करने के लिए, ग्रो करने के लिए। लोमी सॉइल जो है वहाँ पे इसको ग्रो किया जाता है, और जेंटली स्लोप्स एरिया होते हैं जहाँ पे इसको ग्रो किया जाता है। इसके लिए जो है वो क्या है, पिक द लीव्स, लेबर इन लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स। इसके पत्तों को निकालने के लिए या तोड़ने के लिए जो है वो सबसे मजदूर जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। कहाँ कहाँ पे इसकी बेस्ट क्वालिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है वर्ल्ड के अंदर, तो केनिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया, ये कुछ ऐसे वर्ल्ड की कंट्रीज़ है जहाँ पे इनको क्या किया जाता है, इस टी की प्लांटेशन को किया जाता है। आगे आपको बताया है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मतलब है कि ऐसे एफर्ट्स जो है वो लगाए जाते हैं फार्म के अंदर, ताकि प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। क्यों इंक्रीज़ किया जा सके, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, तो उनकी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए ऐसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है, प्रोग्राम जो है, या ऐसे इनिशिएटिव जो है वो उठाए जाने चाहिए, ताकि फार्म के अंदर प्रोडक्शन को क्या किया जा सके, इंक्रीज़ किया जा सके। और ये जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, इसको बहुत सारे तरीक़ों से जो है वो हम अचीव कर सकते हैं, जैसे कि क्रॉप्ड एरिया, जहाँ पे फसलें उगाई जा रही हैं उसको बढ़ाया जाए, बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप्स जो है, और बहुत ज़्यादा नंबर में क्रॉप्स को ग्रोन किया जाए। इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है, ठीक है, जो सिंचाई वगैरह पानी दिया जाता है क्रॉप्स को, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट किए जाए। फिर उसके बाद जो है फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाए, और हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का यूज़ किया जाए। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स मतलब क्या हो गया, जहाँ पे जिन सीड्स का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की जा सकती है, ठीक है, उनका यूज़ किया जाए। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब हो गया जैसे ट्रैक्टर्स वगैरह का यूज़ किया जाए, थ्रेशर्स का यूज़ किया जाए, हार्वेस्टर्स का यूज़ किया जाए, ताकि एग्रीकल्चर जो है वो बहुत अच्छे से क्या की जा सके, डेवलप की जा सके। जो अल्टीमेट एम है ना एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का, वो ये है कि फूड सिक्योरिटी को इंक्रीज़ किया जाए। अब फूड सिक्योरिटी क्या है, तो फूड सिक्योरिटी का मतलब है हर टाइम हर एक पर्सन को जब उसको ज़रूरत हो खाने की, तो उसके पास इतना सफिशिएंट खाना हो कि वो अपना 3 वक्त की रोटी खा सके, और वो सेफ़ होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, और न्यूट्रिशियस फूड जो है वो उनको मिलना चाहिए। न्यूट्रिशियस फूड का मतलब हो गया न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो हैं वो उनको मिलने चाहिए उस फूड के थ्रू, ठीक है, ताकि उनकी डे टू डे जो लाइफ है वो क्या हो सके, चल सके, वो अपना खाना जो है वो टाइम पे खा सके, सफिशिएंट खाना जो है वो उनको, मतलब जिनको जितना उनको भूख है, जितनी उनको ज़रूरत है खाने की, वो उनको मिल सके, ठीक है, और ताकि वो अपनी एक अच्छी हेल्दी और एक्टिव लाइफ जो है वो क्या कर सके, लीड कर सके। एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो एग्रीकल्चर जो है ना, ये वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, और जो कि वो क्या है, पूरी तरह से इंटेंसिव एग्रीकल्चर के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। और उनकी लैंड होल्डिंग, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स वाले जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ अपने सब्सिस्टेंस के लिए, अपने गुजर बसर के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं। तो जहाँ पे लार्जर होल्डिंग्स है, यानी कि ऐसे एरियाज़, ऐसे रीजन्स, ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे बहुत बड़े बड़े फॉर्म्स हैं लैंड के, वो कमर्शियल एग्रीकल्चर जो है वो करते हैं। जैसे कि अगर आप बात करेंगे कमर्शियल एग्रीकल्चर जो है वो कहाँ कहाँ किया जाता है, तो यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। क्या बोला है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, जो अभी डेवलप हो रही हैं, वहाँ पे उन रीजन्स में
जो आपके पास लैंड है वो स्मॉल है, लोगों के पास कम हिस्सा है लैंड का, जिसके जिसके ऊपर वो क्या करते हैं, सिर्फ अपने गुजर बसर के लिए क्या करते हैं, खेती करते हैं और थोड़ा बहुत जो है वो मार्केट में बेच देते हैं। लेकिन जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो इन कंट्रीज़ में क्या है, बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े लैंड्स होते हैं, फील्ड्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, और यहाँ पे क्रॉप्स जो है वो अपने खाने के लिए तो की ही जाती है, बल्कि मार्केट लेवल में बेचने के लिए भी जो है वो क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। With the help of two case studies of farms, one from India and the other from the USA, let us understand about agriculture in the developing as a developed country. तो इन्होंने बोला है कि दो हम केस स्टडी लेते हैं फॉर्म से रिलेटेड। एक जो है हम स्टडी लेते हैं, मतलब केस ले लेते हैं इंडिया से, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और यूएसए जो है वो डेवलप्ड कंट्री है। तो दोनों कंट्रीज से हम क्या करते हैं, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री से हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक इंडिया को उठा लेते हैं, यूएसए को उठा लेते हैं, और फिर देखते हैं कि वहाँ पे फॉर्म सिस्टम जो है वो कैसा है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी का जो रह गया वो हम नेक्स्ट मैं लेक्चर लेके आऊँगी तो उसमें आपको बताऊँगी। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।